नमस्कार। मैं मिथिलेश सैनी हिंदी सागर में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम उत्साह अट नहीं रही है कविता के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। सबसे पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों? कवि ऐसा क्यों कहता है बादलों से कि तुम बरसो मत, पहले अपनी घोर घोर गर्जना के साथ गरजो? तो इसका उत्तर है, कवि समाज में क्रांति और उत्साह की भावना का संचार करना चाहता है। वह समाज में परिवर्तन एवं नवजीवन लाना चाहता है। इसके लिए वह बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है। बादलों की घोर गर्जना से ही लोगों में उत्साह, जोश व क्रांति का भाव उत्पन्न होगा। बादलों का बरसना उनके शांत रूप का प्रतीक है। बादलों के गरजने से लोगों में जोश व उत्साह आता है, जबकि उनके बरसने से मादकता व आलस्य आता है। इसलिए कवि बादल से बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है। समझ आ गया? क्यों कहता है कवि बरसने के स्थान पर गरजने के लिए? इसलिए क्योंकि बादलों की गर्जना से लोगों के मन के अंदर एक जोश उत्पन्न होता है, उत्साह उत्पन्न होता है, कुछ कार्य करने का मन करता है। और जब कार्य करने का मन करेगा तो एक नई क्रांति आएगी, नवचेतना होगी। और जबकि क्या होगा, अगर गरजने के स्थान पर साधारण से बादल आकर के बरस जाएंगे, बहुत गर्मी हो रही है और बादल आकर बरस गए, तो क्या होगा? मन प्रफुल्लित तो होगा, लेकिन मन के अंदर मादकता आ जाएगी, आलस्य आएगा। ऐसा होता भी है अक्सर कि जब बादल गरजते हैं तो लोग अपने घरों से बाहर निकल करके देखने लगते हैं, और जब बादल बरसने लगते हैं तो लोग बाग चद्दर तान के सो जाते हैं, सुख की नींद। समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? अथवा इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, उत्साह कविता किस प्रकार की रचना है? देखिए, उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान मतलब बुलाने का। आह्वान गीत उत्साह का प्रतीक है। इसमें कवि ने बादलों का आह्वान किया है। कवि ने किसको बुलाया है? बादलों को बुलाया है। और क्या कहा है कि बादल उत्साहपूर्वक बरसकर जन जन की व्याकुलता दूर करें, उनमें क्रांति एवं नवचेतना का संचार करें, गर्मी से पीड़ित धरती एवं लोगों की प्यास बुझाकर उन्हें शीतलता एवं संतुष्टि प्रदान करें, तथा गरज कर समाज में क्रांति की चेतना व उत्साह उत्पन्न करें। समझ में आ गया होगा उत्साह क्यों रखा गया है। अगला प्रश्न है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? मतलब बादल के माध्यम से कवि ने किन किन अर्थों की ओर संकेत किया, क्या कहना चाहता है कवि, यही पूछा गया है। तो इसका उत्तर है, कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। जैसे नंबर 1, पीड़ित और प्यासे लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले परोपकारी रूप में। बादल क्या है? एक परोपकारी रूप में होते हैं। नंबर 2, सामाजिक क्रांति लाने वाले कवि के रूप में। कवि के रूप से उन्होंने इसकी तुलना की गई है। नंबर 3, काले काले घुंघराले बालों के रूप में। नंबर 4, बालकों की कल्पना की तरह पल पल में परिवर्तित होने वाले रूप में। नंबर 5, तपती धरती की प्यास बुझाने वाले रूप में। और नई कल्पना, नए अंकुर और क्रांति चेतना को संभव करने वाले रूप में। समझ आ गया कि किन किन अर्थों की ओर संकेत किया गया है बादल की तुलना करते हुए। अगला है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अट नहीं रही है कविता के आधार पर फागुन की 2 विशेषताएं लिखिए। या फिर कविता में किस ऋतु का वर्णन है और ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं अट रही है? अब देखिए, एक ही क्वेश्चन है, उसी को घुमा फिराकर कितनी तरीके से पूछ लिया गया है। आंसर इन सब का एक ही होगा। क्या? फागुन मास में बसंत का आगमन होता है। कौन सी ऋतु का आगमन होता है फागुन मास में? बसंत ऋतु का आगमन होता है। प्रकृति में एक नया निखार आता है। पतझड़ के कारण पेड़ हरे भरे होकर रंग बिरंगे फूलों से भर जाते हैं। सुगंधित वायु चलने लगती है। बसंत ऋतु में वातावरण इतना सुहावना व मादक बन जाता है कि उसकी सुंदरता कहीं समा नहीं पाती है।
और कवि की आंखें फागुन की इस चरम सुंदरता से अभिभूत हो जाती हैं और वह चाहकर भी इस पर से अपनी नज़रें नहीं हटा पाता है। समझ आ गया इसका आंसर? अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन किन रूपों में किया है? अब प्रकृति इतनी सुंदर हो जाती है फागुन के महीने में, तो वो उसकी चरम सीमा कहाँ तक हो सकती है, कितनी व्यापक हो सकती है, वह उसी के रूपों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया है। नंबर 1, समस्त प्रकृति फल फूलों से लद गई है। नंबर 2, सारा वातावरण पुष्पित व सुगंधित हो गया है। नंबर 3, लोगों के तन मन पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। नंबर 4, सृष्टि का कण कण उत्साह व उमंग से भर गया है। नंबर 5, सर्वत्र बिखरा सौंदर्य और उल्लास कहीं समा नहीं पा रहा है, यानी कि कहीं भी अट नहीं पा रहा है। नंबर 6, फागुन की मादकता ने तन मन को बांध लिया है, वो हमारे मन को कहीं जाने ही नहीं दे रही है, इतनी खूबसूरत है। अगला प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? फागुनी ऋतु इतनी सुंदर क्यों होती है? और भी ऋतुएं तो आती हैं, लेकिन एक फागुन मास ऐसा होता है जो बाकी ऋतुओं से उसे भिन्न बनाता है। क्यों, कैसे? देखिए आंसर इसका, फागुन मास में प्रकृति का सौंदर्य अपनी चरम सीमा पर होता है। पेड़ पौधे रंग बिरंगे फूलों व पल्लवों से लद जाते हैं। पल्लव मतलब पत्ते। शीतल मंद सुगंधित वायु सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। सर्वत्र उल्लास व उत्साह का वातावरण होता है। फागुन के आगमन से प्रकृति को नवजीवन मिलता है। यही उसका अनुपम सौंदर्य जो उसे अन्य ऋतुओं से भिन्न बनाता है। समझ आ गया कैसे भिन्न हो जाती है फागुन मास की ऋतु अन्य ऋतु? और सबसे बड़ी बात क्या है, हाँ, इस मास में बसंत ऋतु का आगमन होता है, और बसंत क्या है, ऋतुओं का राजा है। इसलिए भी ये मास जो है वो बाकी ऋतुओं से अलग है, बाकी मास से अलग है, महीनों से अलग है। अगला प्रश्न है, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। निराला जी की काव्य शिल्प की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कविता में फागुन की छाई मस्ती का सजीव चित्रण किया गया है। कविता में ऐसे फागुन मास का चित्रण किया गया है कि जैसे कि वो सजीव हो उठा हो। नंबर 2 है, इनकी रचना में लोक भाषा के शब्द हैं। नंबर 3, श्रृंगार तथा माधुर्य का गुण है। नंबर 5, कोमल कांत पदावली का प्रयोग किया गया है। मानवीयकरण अलंकार का अनूठा प्रयोग है। सरलता, संक्षिप्तता तथा गेयता, गेयता मतलब गाना, का पूरा ध्यान रखा गया है। और नंबर 7, संपूर्ण कविता हृदय को प्रभावित करने वाली है। तो ये थी इनकी काव्य शिल्प की विशेषताएं। अगला प्रश्न है, होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। देखिए होली मास सभी को अच्छा लगता है, तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्यों अच्छा लगता है हमें होली का मास? होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वह निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सब ओर मस्ती का वातावरण दिखाई देता है। बाग बगीचों में रंग बिरंगे पुष्प दिखाई देते हैं। होली के आसपास बसंत की बहार छा जाती है। खेतों में गेहूं व सरसों की फसल पककर तैयार होने लगती है। प्रकृति में चारों ओर सुगंधित वायु व हरियाली छा जाती है। इसलिए हमें ये मास बहुत अधिक अच्छा लगता है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए।